एक तूफानी रात। बारिश की बूंदें पहाड़ी ढलानों से फिसल रही हैं और हवा में देवदार के पेड़ों की सरसराहट है। सामने एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी है, जिसकी खिड़कियों से झांकती परछाइयां किसी अनकही कहानी का इशारा कर रही हैं। दरवाजा खुलता है और दो दोस्त पनाह लेने के लिए अंदर कदम रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी फिल्म की शुरुआत में आ गए हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि हम एक ऐसी ही फिल्म की दुनिया में कदम रख रहे हैं जिसकी शुरुआत भी कुछ ऐसे ही एक रहस्यमय माहौल से होती है। ये सिर्फ एक सीन नहीं है, बल्कि एक पूरी दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा है। आज हम 1958 की उस दुनिया की बात कर रहे हैं जिसका नाम है मधुमती। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी कहानी जिसने हिंदी सिनेमा में पुनर्जन्म की धारणा को एक नया रूप दिया। तो आज हम बिमल रॉय के निर्देशन, ऋत्विक घटक की कलम के जादू और दिलीप कुमार वैजंतीमाला की उस जोड़ी की दुनिया की गहरी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि फिल्म में क्या हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि क्यों मधुमती आज भी एक क्लासिक मानी जाती है। इसके बनने के पीछे की वो कौन सी चुनौतियां और अनसुने किस्से थे जिन्होंने इसे महज एक हिट फिल्म से उठाकर एक कालजयी कृति बना दिया। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल हमेशा से यही रहा है कि बिमल रॉय, मतलब दो बीघा जमीन और देवदास जैसी यथार्थवादी सामाजिक फिल्में बनाने वाले निर्देशक, उन्होंने अचानक भूतों और पुनर्जन्म पर एक अलौकिक प्रेम कहानी क्यों बनाई? ये उनकी शैली से इतना अलग था। क्या ये सिर्फ पैसों के लिए था? देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं है। एक बहुत बड़ा व्यावसायिक कारण तो था ही। अच्छा। हाँ, 1955 की जो देवदास थी वो समीक्षकों को बहुत पसंद आई। दिलीप कुमार का अभिनय भी सराहा गया, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। तो बिमल रॉय प्रोडक्शंस को उस वक्त आर्थिक रूप से एक बड़ी हिट की सख्त जरूरत थी। लेकिन सिर्फ पैसा ही वजह नहीं थी। तो फिर और क्या था? कहानी। इस फिल्म की कहानी बंगाल के एक और महान फिल्मकार ऋत्विक घटक ने लिखी थी। ऋत्विक घटक ने? जी हाँ, और घटक की कहानी एक गॉथिक नुआर रहस्य रोमांस थी। ये बिमल रॉय की सामाजिक यथार्थवादी दुनिया से बिल्कुल अलग थी और शायद इसी ताजगी ने रॉय को अपनी तरफ खींचा। मतलब एक ऐसा विषय मिला जो व्यावसायिक रूप से भी चल सकता था और कलात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण भी था। बिल्कुल। एक मिनट, गॉथिक नुआर, ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगते हैं। एक भारतीय फिल्म के संदर्भ में इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ परछाइयों, धुंध और डरावनी हवेलियों के बारे में है? बहुत अच्छा सवाल है। गॉथिक नुआर सिर्फ विजुअल्स नहीं है, ये एक एहसास है। इसमें प्रकृति एक किरदार होती है। तूफानी रातें, घने जंगल, रहस्यमयी पहाड़। अच्छा। इसमें एक मासूमियत होती है, जैसे मधुमती का किरदार, जिसे एक ताकतवर भ्रष्ट शक्ति यानी राजा उग्र नारायण नष्ट करने की कोशिश करती है। तो ये परछाइयां और धुंध सिर्फ डरावना माहौल नहीं बनाती, बल्कि वो किरदारों के मन का डर, उलझन और कहानी के रहस्य को दिखाती हैं। असल में ऋत्विक घटक ने भारतीय लोक कथाओं की आत्मा को इस पश्चिमी शैली के साथ मिला दिया था। मतलब कहानी की आत्मा में ही एक द्वंद था, मासूमियत और शोषण का। और ये द्वंद शायद फिल्म के बनने की प्रक्रिया में भी नजर आया। मैंने सुना है कि नैनीताल की खूबसूरत वादियों में हुई शूटिंग किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। बिल्कुल। टीम ने लगभग 6 हफ्तों तक नैनीताल के पास रानीखेत और घोड़ाखाल में आउटडोर शूटिंग की। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर? लेकिन जब नेगेटिव्स डेवलप होने के लिए बॉम्बे भेजे गए तो एक भयानक खबर आई। ज्यादातर फुटेज धुंध यानी फॉग की वजह से पूरी तरह खराब हो गई थी। ओह, 6 हफ्तों की मेहनत बर्बाद पूरी तरह। आज के जमाने में शायद VFX या डिजिटल तकनीक से कुछ बचाया जा सकता, पर उस वक्त तो ये किसी निर्देशक के लिए तबाही से कम नहीं था। और दोबारा उत्तराखंड जाकर शूटिंग करना तो नामुमकिन रहा होगा। बजट और समय दोनों ही नहीं थे। यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर सुधेंदु रॉय की प्रतिभा काम आई। उन्होंने एक ऐसा हल निकाला जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने मुंबई के पास इगतपुरी में वैतरना डैम के पास सेट बनाए और नैनीताल का पूरा माहौल वहां फिर से खड़ा कर दिया। क्या मतलब वो जो हम पर्दे पर चीड़ के घने जंगल और पहाड़ी रास्ते देखते हैं वो असली नैनीताल नहीं है? ज्यादातर नहीं। सुधेंदु रॉय और उनकी टीम ने नकली चीड़ के पेड़ बनाए और उन्हें इस तरह से लगाया कि कैमरे में वो असली जंगल लगे। कमाल है। इन सब चुनौतियों का नतीजा ये हुआ कि फिल्म का बजट उस जमाने में 8.1 मिलियन रुपए से भी ज्यादा हो गया, जो एक बहुत बड़ी रकम थी। बाप रे।
बिमल रॉय इतने दबाव में थे कि फिल्म को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने 70,000 रुपए की डायरेक्टर फीस भी छोड़ दी। इतनी मेहनत, इतना पैसा और निर्देशक का अपना सब कुछ दांव पर लगा देना, ये दिखाता है कि पर्दे पर जो जादू पैदा हुआ वो महज एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक जुनून था। सही बात है। और इस जुनून को जिंदा किया किरदारों ने, खासकर दिलीप कुमार और वैजयंती माला ने। आप इस जोड़ी के बिना मधुमती की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। दिलीप कुमार ने दोहरी भूमिका निभाई, आज का इंजीनियर आनंद और अतीत का देवेंद्र। उन्होंने दोनों किरदारों के दर्द, प्यार और बेचैनी को इतनी शिद्दत से जिया कि दर्शक उनके साथ उस सफर पर निकल पड़ते हैं। और विजयंती माला का काम तो और भी ज्यादा मुश्किल था। हाँ, बहुत चुनौतीपूर्ण था। 3 अलग-अलग किरदार, भोली भाली आदिवासी मधुमती, शहर की पढ़ी लिखी आधुनिक माधवी और फिर अंत में थोड़े समय के लिए राधा। उस दौर में एक अभिनेत्री के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल। और उन्होंने तीनों किरदारों के बीच के फर्क को सिर्फ कपड़ों या मेकअप से नहीं, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज, चाल और आंखों से दिखाया। मधुमती की आंखों में जो मासूमियत और निडरता है, वो माधवी की आंखों के आत्मविश्वास से भरी चमक से बिल्कुल अलग है। उनकी केमिस्ट्री फिल्म की जान थी। और इस प्रेम कहानी के सामने दीवार बनकर खड़े थे राजा उग्र नारायण। प्राण साहब। प्राण साहब ने उस किरदार को अमर कर दिया। लेकिन क्या उग्र नारायण सिर्फ एक क्रूर जमींदार था या वो किसी बड़ी चीज का प्रतीक भी था? यहीं पर ऋत्विक घटक की कहानी की गहराई सामने आती है। उग्र नारायण सिर्फ एक विलन नहीं है, वो बाहरी दुनिया की उस शोषण करने वाली व्यवस्था का प्रतीक है जो प्रकृति की मासूमियत और पवित्रता को नष्ट करना चाहती है। अच्छा? मधुमती सिर्फ एक लड़की नहीं, वो प्रकृति है, वो आदिवासी संस्कृति है। और उग्र नारायण वो पूंजीवाद है जो उस पर अपना हक जमाना चाहता है, उसे काबू करना चाहता है। ये प्रेम कहानी के पर्दे के पीछे प्रकृति और शोषण का एक बहुत बड़ा संघर्ष है। और इस गंभीर और तनाव भरे माहौल में एक ताजी हवा के झोंके की तरह आते हैं जॉनी वॉकर, चरणदास बनकर। हाँ। कुछ लोगों को लग सकता है कि इतनी इंटेंस कहानी में उनकी कॉमेडी थोड़ी अटपटी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका किरदार सिर्फ हंसाने के लिए नहीं था, वो कहानी का एक जरूरी हिस्सा थे। वो देवेंद्र के वफादार दोस्त थे और क्लाइमैक्स में सच को सामने लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उनका किरदार उस वफादारी और इंसानियत का प्रतीक था जो उग्र नारायण की दुनिया में खो चुकी थी, और इसी वजह से उन्हें उस साल सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला, जो साबित करता है कि उनका किरदार कितना अहम था। बिल्कुल। मधुमती को अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट में लिखी गई कविता कहा जाता है। इसका विजुअल स्टाइल आज भी लोगों को हैरान कर देता है। इसका पूरा श्रेय सिनेमेटोग्राफर दिलीप गुप्ता को जाता है। उन्होंने बिमल रॉय और ऋत्विक घटक के विजन को सेल्यूलाइट पर उतारा। तो ये जो परछाइयां और धुंध हैं, ये सिर्फ डरावना माहौल बनाने के लिए नहीं थी, तो फिर इनका कोई गहरा मतलब भी था। बिल्कुल। हवेली के अंदर के दृश्य देखिए, बड़ी बड़ी परछाइयां, तेज हवा से हिलते हुए पर्दे, ये सब सिर्फ हॉरर नहीं है, ये देवेंद्र के मन की बेचैनी है, उसके अतीत को बोझ है जो उसे सता रहा। दिलीप गुप्ता की सिनेमाटोग्राफी कहानी को आगे बढ़ाती है, वो सिर्फ उसे दिखाती नहीं है। और किरदारों का परिचय देने का तरीका भी बहुत नाटकीय था, वो ड्रामेटिक अपीयरेंस वाली तकनीक। क्या खूबसूरत तकनीक है वो। याद कीजिए आजा रे परदेसी गीत। हाँ। आनंद को मधुमती का पूरा चेहरा कभी नहीं दिखता, वो पेड़ों के पीछे से धुंध में से एक झलक की तरह नजर आती है, जिससे एक रहस्य और खिंचाव बना रहता है। और वो सीन जब आनंद पहली बार जंगल में माधवी को देखता है, जो हूबहू मधुमती जैसी दिखती है। हाँ। कैमरा पहले उसके पैरों पर, फिर उसके चलने के अंदाज पर और आखिर में उसके चेहरे पर जाता है। दर्शक भी आनंद के साथ ही चौंक जाते हैं। ये तकनीक दर्शकों को कहानी में पूरी तरह डुबो देती है। इस रहस्य और एहसास की दुनिया को आवाज दी सलील चौधरी के संगीत ने। आज 60 से ज्यादा साल बाद भी आजा रे परदेसी या सुहाना सफर सुनते हैं तो लगता है जैसे कल ही बने हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में फिल्म के वितरक और यहाँ तक कि खुद दिलीप कुमार भी सलील चौधरी को लेने के सख्त खिलाफ थे? ये तो बहुत हैरानी की बात है। दिलीप कुमार जैसे कलाकार जिनकी संगीत की समझ इतनी गहरी थी, उन्हें आपत्ति क्यों थी? शक काबिलियत पर नहीं, बल्कि उनकी कमर्शियल अपील पर था। सलील चौधरी को उस वक्त एक गंभीर और प्रयोगधर्मी संगीतकार माना जाता था, हिट मेकर नहीं। अच्छा। वितरकों को डर था कि उनके संगीत में वो बात नहीं होगी जो आम जनता को सिनेमा हॉल तक खींच लाए। फिर बिमल रॉय ने उन्हें कैसे मनाया? वो अपनी पसंद पर अड़े रहे।
बिमल रॉय को पता था कि इस कहानी की रूह को सिर्फ सलिल चौधरी का संगीत ही छू सकता है, और नतीजा हमारे सामने है। उन्होंने तो लोक संगीत, पश्चिमी शास्त्रीय संगीत सब कुछ मिला दिया था। हाँ, और यहाँ तक कि पोलिश और हंगेरियन लोक धुनों को मिलाकर एक ऐसा साउंड ट्रैक तैयार किया जो आज भी एक मिसाल है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है गीत की धुन एक हंगेरियन लोकगीत से प्रेरित थी, लेकिन उन्होंने उसे ऐसा भारतीय रंग दिया कि वो पूरी तरह अपनी लगने लगी। और गीतों से जुड़े किस्से भी बहुत मशहूर हैं, खासकर आजारे परदेसी से जुड़ा हुआ। हाँ, कहा जाता है कि जब लता मंगेशकर जी ने गाना रिकॉर्ड किया और बिमल रॉय ने उसे शूट कर लिया, तो लता जी को लगा कि जिस भावना से उन्होंने गाया है वो पर्दे पर ठीक से उतर नहीं पाई है। उन्होंने बिमल रॉय से गुजारिश की कि वो इसे दोबारा शूट करें। किसी और निर्देशक के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल और खर्चीला होता, लेकिन बिमल रॉय कला की इज्जत करते थे। उन्होंने गाना दोबारा शूट किया, पूरा गाना दोबारा शूट किया, और देखे, इसी गीत के लिए लता जी ने अपना पहला फिल्मफेयर श्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार जीता। वाह! फिल्म का हर गाना एक नगीना था। मुकेश की आवाज में सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, रफी साहब का दर्द भरा टूटे हुए ख्वाबों ने, और जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया जंगल में मोर नाचा। मतलब संगीत ने फिल्म को पूरा कर दिया। तो जाहिर है जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये 1958 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। हाँ, उस जमाने में लगभग 4 करोड़ रुपए कमाए, और अवार्ड्स की तो जैसे बारिश हो गई। इसने एक साथ 9 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जो एक रिकॉर्ड था। और ये रिकॉर्ड 37 सालों तक कायम रहा, जब तक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इसे नहीं तोड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि मधुमती की सबसे बड़ी विरासत बॉक्स ऑफिस या अवार्ड्स नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो रास्ता है जो उसने आने वाली फिल्मों के लिए खोला। इसने पुनर्जन्म की कहानियों के लिए एक टेम्पलेट, एक खाका तैयार कर दिया। लेकिन क्या ये कहना पूरी तरह सही होगा? पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट तो हमारी पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में हमेशा से मौजूद था। मधुमती में ऐसा क्या खास था जिसने इसे एक टेम्पलेट बना दिया? खास था इसका स्ट्रक्चर। मधुमती ने ये फॉर्मूला स्थापित किया कि एक किरदार एक ऐसी जगह पर आता है जहां उसे लगता है कि वो पहले भी आ चुका है। उसे धुंधली यादें आती हैं। हाँ। और फिर एक हमशक्ल के जरिए अतीत का राज खुलता है, और क्लाइमैक्स में पिछले जन्म के गुनहगार को सजा दी जाती है। मिलन, कर्ज, कुदरत, यहाँ तक कि शाहरुख खान की ओम शांति ओम तक आप देखिए, सब में यही मूल ढांचा है। ओम शांति ओम का क्लाइमैक्स तो सीधे सीधे मधुमती को एक श्रद्धांजलि थी। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि 1975 की एक अमेरिकी फिल्म द रीइंकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड की कहानी भी मधुमती से काफी मिलती जुलती है। हाँ, और उसी अमेरिकन फिल्म पर बाद में कर्ज बनी। ये तो एक सर्कुलर जर्नी हो गई। बिल्कुल, कहानी भारत से प्रेरित होकर हॉलीवुड गई और फिर वापस कर्ज के रूप में भारत लौट आई। ये दिखाता है कि मधुमती की कहानी में एक यूनिवर्सल अपील थी जो सीमाओं और संस्कृतियों से परे थी। तो मधुमती सिर्फ एक भूत या पुनर्जन्म की कहानी नहीं है। ये बिमल रॉय का वो साहस है जो उन्होंने अपनी स्थापित शैली से बाहर निकलकर दिखाया। ये ऋत्विक घटक के लेखन की वो गहराई है जिसमें प्रेम के साथ साथ प्रकृति और शोषण का संघर्ष भी है। ये दिलीप गुप्ता की कलात्मक सिनेमेटोग्राफी है जिसने ब्लैक एंड व्हाइट में भावनाएं भर दी। ये सलील चौधरी का अमर संगीत है और 2 महान कलाकारों का अभिनय है जो इसे महज एक फिल्म नहीं बल्कि एक संपूर्ण अनुभव बनाता है। और ये फिल्म इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि व्यावसायिक सिनेमा के दायरे में रहकर भी कला से कोई समझौता करना जरूरी नहीं है। बिमल रॉय ने एक ऐसी फिल्म बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर भी सफल हुई और आज तक सिनेमा के विद्यार्थियों के लिए एक सबक भी है। मधुमती की कहानी में आनंद को आखिरकार अपनी मधुमती मिल जाती है, भले ही एक दूसरी जिंदगी में, एक दूसरे रूप में। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। क्या कुछ कहानियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो सिर्फ किरदारों की तरह ही नहीं बल्कि खुद भी बार बार जन्म लेती हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग पीढ़ियों के लिए, हमेशा एक नए एहसास के साथ।